बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 4 में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और इसमें हमने लास्ट जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था दैट वाज ट्रांसपायरेशन। और फिर ट्रांसपायरेशन में हमने साथ साथ आगे नेक्स्ट डिस्कस किया अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे आना है और हमने देखना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पर असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम हो ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि ये बेसिकली क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो अब हमने बच्चों यही देखना है कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पर असरअंदाज होते हैं। फैक्टर्स affecting on rate of ट्रांसपायरेशन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे असरअंदाज होते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें अगर हम देखें इसकी पूरी लिस्ट देखें तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा लाइट, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा टेम्परेचर, फिर इसके बाद क्या आएगा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, और फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें हमें क्या बताना होगा नंबर 4 ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बाद नंबर 5 इसमें हमें क्या बताना होगा अबाउट विंड, और फिर नंबर 6 आ जाएगा इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर। तो बच्चों ये 6 मेजर फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पर असरअंदाज होते हैं। इनको अब हमने सिस्टमेटिकली लेना है। सबसे पहले हम किसे डिस्कस करेंगे, नंबर 1 हमारे पास क्या है लाइट के बारे में, ये लाइट को हमने देखना है। लाइट के बारे में आपको स्टूडेंट्स मालूम हो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय लाइट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो स्टोमेटा होती है ये याद रखिएगा इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय लाइट। लाइट बरह रास्त किसको कंट्रोल करती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करती है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ आपने बतानी है कि इन स्ट्रॉन्ग लाइट, इन स्ट्रॉन्ग लाइट में क्या होगा कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगा या ज़्यादा होगा। याद रखिएगा कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या होगा, एरो ऊपर जा रहा है, इसका क्या मतलब होगा इंक्रीज हो जाता है किसके मुकाबले में, देन डिम लाइट और नो लाइट, लाइट ना हो या फिर डिम लाइट हो उसके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग लाइट जब होगी तो इसमें रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है। ये कंपैरिजन आ रहा है स्टूडेंट, इनका ख्याल करना है आपने इस कंपैरिजन पर, ठीक है जी। अब देखिए इसमें जब ये लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, पोटाशियम आयंस एक्टिवली एंटर हो रहे हैं इनटू दी गार्ड सेल्स। तो
तो लिहाजा जब ये दाखिल हो रहे हैं अंदर, तो फिर उसके रिज़ल्ट के तौर पर हमने देखना है कि वाटर भी क्या करेगा, वाटर ये भी क्या करेगा, आल्सो फॉलो, ये भी फॉलो करेगा कि ये किस में एंटर हो, ये भी एंटर होगा इन टू द गार्ड सेल्स, ये भी किस में दाखिल होगा, गार्ड सेल्स में होगा। और गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, फिर याद रखिएगा गार्ड सेल्स इसके रिजल्ट के तौर पर क्या होंगे, टर्चिड हो जाएगी। और फिर स्टोमेटा क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, स्टोमेटा ओपन हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि पहला आपको स्टेप बताया गया है कि लाइट ओपनिंग एंड क्लोजिंग को स्टोमेटा में डायरेक्टली कंट्रोल कर रही होती है। बेसिकली स्ट्रॉन्ग लाइट में रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन हाई हो जाता है, किसके मुकाबले में, डिम लाइट या फिर लो लाइट के मुकाबले में। और लाइट में पोटेशियम आयंस एक्टिवली एंटर हो रहे हैं किस में, इनटू द गार्ड सेल्स। जब जाएंगे तो फिर उसके रिजल्ट के तौर पर आपको मालूम हो कि बाहर के मुकाबले में वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा, तो वाटर इंटर होगा, फॉलो करेगा, एंटर हो जाएगा इनटू द गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स उसके रिजल्ट के तौर पर टर्जिट होंगे और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो ये पहला आ गया फैक्टर। दूसरे फैक्टर की तरफ हम आते हैं। सेकंड फैक्टर इसमें कौन सा है बच्चों, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में आपने बताना है। अब देखिए जब सनलाइट स्ट्रॉन्ग होती है स्टूडेंट्स, यानी कब, व्हेन सनलाइट ये क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और ये भी आपको पता हो कि स्ट्रॉन्ग कब होती है सनलाइट, ये जब ब्राइट एंड सनी डे होगा, ब्राइट एंड सनी डे होगा तो सनलाइट क्या होती है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। अब टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा, यानी क्या बता रहे हैं हम यहाँ पे, टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है इसके रिजल्ट के तौर पर किसकी बात करोगे, ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि ज़्यादा होगी या कम होगी टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। तो डेफिनेटली याद रखिएगा ह्यूमिडिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। किसकी ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, याद रखिएगा सराउंडिंग एयर की, सराउंडिंग एयर की ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। तो लिहाजा अब क्या होगा, इसके रिजल्ट के तौर पर एवेपोरेशन होगी ऑफ किस चीज़ की, वाटर की। ख़ास तौर पर कहाँ का, किसका रेफरेंस आपने देना है, फ्रॉम दी सरफेस ऑफ बेसोफिल सेल्स। बेसोफिल सेल से एवेपोरेशन ऑफ वाटर जो होगा ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा ये जब होगा तो उसके रिजल्ट के तौर पे नतीजा क्या होगा कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके रिजल्ट के तौर पर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल आल्सो इंक्रीजेस। यानी हम इस तरह से बता सकते हैं कि रेट जो होता है ट्रांसपायरेशन का डबल हो जाता है विद एवरी राइज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यानी रेट जो है याद रखिएगा ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। किसकी वजह से, विद एवरी राइज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। यानी ये आपको एक अंदाजा, लेकिन इसकी भी क्या होती है, एक लिमिट होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जब वेरी हाई टेम्परेचर हो, वेरी हाई टेम्परेचर होगा,
वेरी हाई टेम्परेचर से मुराद क्या है? वेरी हाई टेम्परेचर से मुराद 40 से लेकर ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या कंसीडर करते हैं? हाई टेम्परेचर कहते हैं। ये क्या करेगा स्टूडेंट? ये कॉज करेगा, कॉजेज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। इसकी वजह क्या है? ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आपको याद हो कि वेरी हाई टेम्परेचर में क्या होता है, बेसोफिल सेल एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसे आप क्या नाम देते हो? एब्सिसिक एसिड, जो कि सरपास कर जाता है किससे? ये ओवरराइड करता है इफेक्ट ऑफ लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों के इफेक्ट को क्या करता है? ये ओवरराइड कर जाता है और फिर ये क्या वजह बन जाता है? ये पोटाशियम आयन की मूवमेंट की, और उसकी वजह से क्या होगा? कॉजेज क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा। ये हम पहले चूँकि डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको मालूम हो कि वेरी हाई टेम्परेचर में स्टोमेटा बंद होने की वजह क्या होती है, ये आपको पॉइंट क्लियर है। तो लिहाजा ट्रांसपायरेशन इसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगी? याद रखिएगा, ट्रांसपायरेशन इसके रिजल्ट के तौर पे रिड्यूस हो जाएगी। ट्रांसपायरेशन रेट क्या होगा? ये कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा इस सूरत में। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो। इसी तरह से स्टूडेंट्स फिर मजीद देखें, इफ हायर टेम्परेचर इज मेंटेन्ड, इफ हायर टेम्परेचर इज मेंटेन्ड, अगर हाई टेम्परेचर जो है ये मेंटेन रहता है, किसके लिए? फॉर अ लॉन्गर पीरियड, फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ज़्यादा देर तक क्या होगा कि हाई टेम्परेचर रहता है, और साथ साथ सॉइल में जो वाटर है वो क्या है? लिमिटेड है। एंड सॉइल कंडीशन क्या बता रहे हैं? सॉइल वाटर इसकी क्वांटिटी क्या है? ये क्या है? महदूद है, यानी लिमिटेड है, महदूद है। तो लिहाजा इसका नतीजा क्या होगा? ये प्लांट जो होगा पहले क्या होगा? विल्ट होगा और उसके बाद इट विल डाई, ये डेड भी हो सकता है प्लांट। तो ये पॉइंट आपको भी क्लियर हो कि हाई टेम्परेचर अगर मेंटेन रहता है लॉन्गर पीरियड के लिए तो, और सॉइल वाटर क्या है यहाँ पे हमने बताया लिमिटेड है, तो प्लांट पहले मुरझा जाएगा, फिर उसके बाद उसकी प्लांट की डेथ भी हो सकती है। तो ये क्या हमने बताया स्टूडेंट्स यहाँ पे? ये टेम्परेचर के बारे में। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 3 क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको भी हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के हवाले से डिस्कस किया, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन आल्सो इफेक्ट ऑन व्हाट? रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। आप इसमें देखिए कि जो रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये, इसकी अगर कंसंट्रेशन कम हो रही है, कंसंट्रेशन कम होगी, आप पढ़ चुके हैं डे टाइम में क्या होता है? मॉर्निंग में जब लाइट के सामने प्लांट होता है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो फिर उसके रिजल्ट के तौर पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, और किसके मुकाबले में? बेसिकली ये सेलुलर रेस्पिरेशन के मुकाबले। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का कम होने का ये हम बता रहे हैं कि इसकी रीज़न क्या है, यानी यहाँ पे फोटो सिंथेसिस क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है, किसके मुकाबले में? एज कंपेयर टू सेलुलर रेस्पिरेशन के मुकाबले में। तो लिहाजा इसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगा कि ये लो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज़ को स्टिमुलेट करती है? गैस लगा लें आप खुद, क्योंकि पहले डिस्कस किया था, आप खुद थोड़ा सा गैस लगाएं कि ये किस चीज़ को स्टिमुलेट करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होना फोटोसिंथेसिस के दौरान। याद रखिएगा, ये पोटाशियम आयन ये किस में जाएंगे? ये मूव करेंगे, ये इनटेक होंगे किस में? इन गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स में जाएंगी क्या चीज़? पोटाशियम आयन, और उसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगा कि स्टोमेटा, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, स्टोमेटा ऊपर हो जाएंगी। हम बात नहीं कर रहे वाटर पोटेंशियल वगैरह की, हम डायरेक्ट बता रहे हैं स्टोमेटा विल बिकम ओपन। जब कार्बन डाइऑक्साइड
कंसंट्रेशन जो है बढ़ गई है, इसकी वजह से क्या होगा आपको मालूम हो, ये स्टॉप कर देगा किस चीज़ को, इट विल स्टॉप इनवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयंस। ये इनवर्ड जो होती है ना मूवमेंट जो होती है पोटेशियम आयंस की, ये इसको क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है जी, इनवर्ड मूवमेंट पोटेशियम की जब स्टॉप होगी तो लिहाजा वाटर भी होगा, ये इसकी मूवमेंट भी क्या होगी, स्टॉप होगी, यानी कम हो जाएगी। तो लिहाजा इसके रिजल्ट के तौर पर गार्ड सेल्स क्या होंगे, गार्ड सेल्स, इसके बारे में मालूम हो, ये क्या हो जाएंगे, फ्लेक्सिड हो जाएंगे, और नतीजा क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगी। स्टोमेटा विल बिकम क्लोज। पहले क्या हुए थे, ओपन, अब क्या होंगे यहाँ पे, क्लोज हो जाएंगे। क्लियर हुई बात यहाँ पे। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कब होगी, जब फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी। नॉर्मल सेलुलर रेस्पिरेशन के मुकाबले में ये स्टिमुलेट करेगा लो लेवल कार्बन डाइऑक्साइड के इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन हो इनटू द गार्ड सेल्स। पोटेशियम आयन के जाने से क्या होगा, वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, गार्ड सेल बिकम टर्जिड, स्टोमेटा विल बिकम ओपन। और यहाँ पे दूसरा बता रहे हैं क्या, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ख़ास तौर पर कब होगी, ये रात के वक्त होगी, तो फिर नतीजा क्या होगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन कंटिन्यू है, लेकिन फोटोसिंथेसिस क्या हो चुकी है, स्टॉप। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई रात के वक्त, तो स्टॉप करेगा ये इनवर्ड मूवमेंट ऑफ व्हाट, पोटेशियम आयन। और फिर साथ साथ ऑब्वियसली जब पोटेशियम अंदर नहीं जाएगी तो वाटर भी अंदर नहीं जाएगा, तो लिहाजा गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, फ्लेक्सिड, स्टोमेटा विल बिकम क्लोज। यानी वाटर का मूवमेंट जो बाहर से अंदर की तरफ नहीं होगी, लेकिन पोटेशियम आयन जब अंदर नहीं जाएंगी तो ऑब्वियसली वाटर विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो उसकी वजह से क्या होगा, गार्ड सेल बिकम फ्लेक्सिड एंड स्टोमेटा विल बिकम क्लोज। ये तीसरा फैक्टर आ गया। अब हमने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ आना है, और वो नेक्स्ट फैक्टर इसमें क्या है, नंबर 4, इसमें ह्यूमिडिटी। ये स्टूडेंट नेक्स्ट फैक्टर इसमें क्या आ जाता है, नंबर 4, दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, इसके बारे में आपको मालूम हो कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर, इसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी का नाम देते हैं। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स कि हम बताएंगे कि जब दो कंडीशन आती हैं इसमें, सबसे पहली बात आपने बतानी है कि व्हेन एयर इज ड्राई, व्हेन एयर इज ड्राई, एयर जब ड्राई होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर के बारे में बताना है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम कहाँ से, वो सिस्टमेटिकली देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल्स आ गया। फिर इसी तरह से स्टूडेंट देखें कि इसके बाद नेक्स्ट कौन सा पार्ट आ जाता है, आपको मालूम हो कि एयर स्पेसिस, जो मेसोफिल सेल्स के दरमियान स्पेसिस होते हैं इसे क्या कहते हैं, एयर स्पेसिस कहते हैं। और फिर उसके बाद थ्रू स्टोमेटा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, टू आउटसाइड। आउटसाइड से मुराद क्या है स्टूडेंट्स, कि ये लीव से बाहर की तरफ चला जाएगा, ये क्या होगा, टू आउटसाइड। ये सब क्या होगा आपको मालूम हो, इंक्रीज्ड। हम किसकी बात करते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर जो है, यानी जब एयर ड्राई होगी तो सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल से, एयर स्पेसिस से, फिर थ्रू स्टोमेटा टू आउटसाइड, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर जो होगा ये इन सब से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। याद रखिएगा ये बात। तो लिहाजा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगा,
रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के बारे में बताएंगे, आल्सो डिक्रीज्ड। उसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। अब आप यहाँ पे जज करेंगे कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन यहाँ पे डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल ए स्पेसिस थ्रू स्टोमेटा टू आउटसाइड बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली क्या हो रहा है यहाँ पे, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन इसके मुकाबले में उलट आ जाए, अगर ह्यूमिड एयर होगी, अगर ह्यूमिड एयर होगी, इफ क्या है, ह्यूमिड एयर है, यानी वाटर वेपर ज़्यादा है किस में, ये एयर में, तो नतीजा क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ वाटर जो आउटसाइड जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसमें डिफ्यूजन ऑफ वाटर जो होगा टू आउटसाइड इज रिड्यूस्ड, ये क्या होगा, कम हो जाएगा। जब कम होगा तो लिहाजा क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन आल्सो डिक्रीज, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज्ड, ये भी डिक्रीज हो जाएगी। ये जो हमने कहा ना डिफ्यूजन ऑफ वाटर टू आउटसाइड इज रिड्यूस, से बात क्या है, सेम वही चीज़ है, मेसोफिल सेल से फिर एयर स्पेसिस से थ्रू स्टोमेटा फिर आउटसाइड। तो लिहाजा डिफ्यूजन ऑफ वाटर जो होगा टू आउटसाइड इज रिड्यूस्ड, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के रिजल्ट के तौर पर ये भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो पॉइंट, ये पॉइंट आपको क्लियर हो तो ह्यूमिडिटी के बारे के हवाले से किस तरह से इसका इफेक्ट होता है और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें नंबर 5, विंड के बारे में बताएं। विंड किसे कहते हैं, एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड, ये एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड कहलाते हैं। ये इसमें देखिए कि जब विंड इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा इसके रिजल्ट के तौर पर, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर कहाँ से, वही बातें फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल फ्रॉम एयर स्पेसिस एंड थ्रू स्टोमेटा ज़्यादा हो जाएगा। जब ये ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लिहाजा आपको यही पॉइंट यहाँ पे फोकस करना है कि विंड इंक्रीज होती है, जब विंड ये क्या होगी, इंक्रीजेस, ये इंक्रीज हो रही है, तो नतीजा क्या है, इसके इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर कहाँ से, वही कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल्स, और फिर उसके बाद एयर स्पेसिस, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कहाँ से आएगा, थ्रू स्टोमेटा, और फिर क्या होगा, आउटसाइड, ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लिहाजा जब ये बढ़ेगा तो नतीजा क्या होगा कि इसके रिजल्ट के तौर पर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ये भी क्या होगा, इट विल बी इंक्रीजेस, ये भी बढ़ जाएगा। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि जब हवा चलती है तो उसके चलने की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल से एयर स्पेसिस से थ्रू स्टोमेटा टू आउटसाइड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लिहाजा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी बढ़ जाता है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह बहुत सिंपल सी है स्टूडेंट्स। ये देखिए मिसाल के तौर पर ये हमने एक लीफ यहाँ पे शो किया है, ये लीफ है, ये लीफ की सरफेस है। अब बेशक यहाँ पे ह्यूमिडिटी अगर होगी, ये ऊपर इसकी क्या है, ये सारी ह्यूमिडिटी है, तो लिहाजा जब ये विंड चलेगी, ये विंड ये अपने साथ क्या ले जाएगी, इन वाटर वेपर्स को ले जाएगी साथ। वाटर वेपर जब यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्टअप होगा बिटवीन एयर स्पेसिस और किसके दरमियान, आउटसाइड एयर के दरमियान, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डेफिनेटली क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब इसके मुकाबले में क्या कहते हैं कि व्हेन एयर जो है क्या है, इज स्टिल, यानी हवा क्या है, रुकी हुई है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन टू आउटसाइड क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन टू किस चीज़ का, वाटर का, टू आउटसाइड, ये क्या हो जाएगा, ये फिर
स्लो हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि विंड आल्सो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये भी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पर असरअंदाज होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर, इसके बारे में देखिए कि अगर हम कहते हैं कम पानी है सॉइल में, इफ लिटिल वाटर इन सॉइल, सॉइल में अगर पानी कम है तो फिर क्या होगा, लेस ट्रांसपोर्टेड होगा टू लीफ सेल्स, लेस ट्रांसपोर्टेड टू लीफ सेल्स, लीफ सेल्स तक पानी कम ट्रांसपोर्ट होगा तो लेस लॉस्ट होगा, लेस लॉस्ट, कम लॉस होगा बाय किसके जरिए, ट्रांसपायरेशन के जरिए कम लॉस होगा वाटर। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन, ज़ाहिर बात है रेट ऑफ ट्रांसफर अल्टीमेटली कम हो रहा है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है इन द रूट सेल्स जो होगा रिड्यूस हो जाएगा, तो उसके रिजल्ट के तौर पर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब क्या कहने का है कि व्हेन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ज़ाहिर है सॉइल में वाटर कम है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये क्या है, इन द रूट सेल्स, रूट cells is reduced। अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द रूट सेल्स रिड्यूस हो रहा है, क्या वजह है, देयर इज लिटिल वाटर इन द सॉइल, सॉइल में वाटर कम है, तो नतीजा क्या होगा कि इसके रिजल्ट के तौर पर स्टूडेंट्स आपको मालूम है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन तो कम होगा ही होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू रहता है, पानी और कम होता है सॉइल में, मज़ीद ट्रांसपोर्ट नहीं होगी और मज़ीद ये सिलसिला जब मज़ीद कंटिन्यू रहे तो आपको मालूम होना चाहिए इसके रिज़ल्ट के तौर पर पहले तो विल्टिंग होगी, फिर वही बात होगा प्लांट विल डाई, प्लांट की डेथ भी हो सकती है। तो बच्चों ये सारे क्या थे फैक्टर्स जो कि असरअंदाज होते हैं किस पे, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे। तो ये इसमें हमने इसका पहला पार्ट देख लिया है। अब उसके बाद इसमें एक छोटा सा पार्ट रहता है, उसको हम देख लेते हैं कि एक जनरल टर्म इस्तेमाल की जाती है क्या, कि ट्रांसपायरेशन इज़ नेसेसरी इवन। इसको हम क्यों कहते हैं कि ट्रांसपायरेशन इज़ अनअवॉइडेबल, इसको नेसेसरी इवन क्यों कहा जाता है, अब हम ये देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन में सबसे पहले आप देखें कि जहाँ तक ओवरऑल ट्रांसपायरेशन का ताल्लुक है कि इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि ट्रांसपायरेशन इज़ नेसेसरी इवन। ट्रांसपायरेशन इज़ नेसेसरी इवल। इसको ट्रांसपायरेशन को नेसेसरी इवल क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको मालूम हो कि बिकॉज, उसकी वजह बताएंगे आप, बिकॉज उसकी वजह आपने बतानी है कि इट इज़ कंपलसरी एंड हार्मफुल एज वेल। ये कंपलसरी भी होती है और फिर साथ साथ क्या है, हार्मफुल भी होती है। इट इज़ कंपलसरी एंड हार्मफुल, ये ज़रूरी भी है और फिर साथ साथ क्या है, नुकसानदेह भी होती है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इज़ नेसेसरी इवल। जैसे आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, जब हम साथ साथ इसको डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर होंगे कि ट्रांसपायरेशन जो है कहाँ से होती है। ट्रांसपायरेशन कहाँ से होगी, ये अकर्स फ्रॉम वेट सरफेस of leaves
कहाँ से होती है? फ्रॉम वेट सरफेस ऑफ लीव्स होती है, विच इज़ किसके लिए ये नेसेसरी है? विच इज़ नेसेसरी फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब आपको पता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनके एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए ज़रूरी है। ट्रांसपायरेशन कहाँ से होती है? वेट सरफेस ऑफ लीव्स विच इज़ नेसेसरी फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसी तरह से देखें कि जो लॉस ऑफ वाटर होता है, लॉस ऑफ वाटर जो हो रहा है किसके ज़रिए? ट्रांसपायरेशन के ज़रिए जो लॉस ऑफ वाटर होता है, इसका नतीजा क्या होता है? लीड्स टू विल्टिंग। इससे पौधे मुरझा सकते हैं। साथ साथ क्या होगा? इसमें डेसिकेशन होगी। डेसिकेशन यानी ड्राई कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन को, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर को डेसिकेशन का नाम देते हैं। और फिर क्या होता है? एंड डेथ ऑफ प्लांट होगा। डेथ ऑफ प्लांट होगा अगर ये प्लांट कहाँ पे होंगे? ड्राउट कंडीशन में होंगे। इफ देयर इज ड्राउट। ड्राउट का मतलब क्या होता है? ड्राई कंडीशंस को हम कहते हैं। तो लॉस ऑफ वाटर जब होगा ट्रांसपायरेशन के जरिए, इसका नतीजा क्या है? विल्टिंग होगी, डेसिकेशन होगी, पानी की कमी होगी, और साथ साथ डेथ हो सकती है प्लांट्स की अगर ड्राउट कंडीशन होगी। तो इस तरह से ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद इसमें देखिए कि अगर थोड़ा पानी की कमी होती है, या आप कह सकते हो माइल्ड वाटर स्ट्रेस होता है। इफ माइल्ड वाटर स्ट्रेस होगा, माइल्ड वाटर स्ट्रेस होगा तो फिर क्या होगा? इसका नतीजा आपको मालूम हो स्टूडेंट्स कि माइल्ड वाटर स्ट्रेस के रिजल्ट के तौर पर क्या होगा कि रिड्यूस्ड ग्रोथ होगी। रिड्यूस्ड ग्रोथ होगी किसकी? प्लांट्स की। और इसी तरह से अगर क्रॉप्स हैं तो फिर लेस क्रॉप प्रोडक्शन होगी। ये देखिए, इसमें आप देखें कई दफ़ा होता है कि ख़ासतौर पर बारानी इलाके जहाँ पर टोटली डिपेंड किस पे करता है? रेनफॉल पे। बारिशें कम होती है तो ड्राउट हो जाता है, ड्राउट होता है तो फिर पानी की कमी होती है। डिपेंड करता है कितना वाटर स्ट्रेस हो रहा है, पानी की कितनी कमी हो रही है। माइल्ड अगर वाटर स्ट्रेस हो रहा है तो उससे डेफिनेटली प्लांट्स की जो क्रॉप्स वगैरह की उनकी ग्रोथ क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। और डेफिनेटली उसका नतीजा क्या होगा? लेस क्रॉप प्रोडक्शन होगा, यानी क्रॉप की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें पता चलता है कि ये ज़रूरी भी है और साथ साथ क्या है कि ये नुकसानदेह भी हो सकती है। बाकी रही इसकी इम्पोर्टेंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो इम्पोर्टेंस में देखिए हम इसको मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। इम्पोर्टेंस में ख़ास तौर पे आपने क्या देखना है कि सबसे पहली चीज़ क्या होती है इसकी वजह से? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसॉल्व्ड मिनरल्स। डिसॉल्व मिनरल्स जो होते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। वो किसकी वजह से होती है? ट्रांसपायरेशन की वजह से होती है। यानी ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या होता है? आपको मालूम है ट्रांसपायरेशन पुल बनता है। ट्रांसपायरेशन पुल बनता है जिसकी वजह से वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो क्या है? सॉइल से रूट से होते हुए किधर पे जाते हैं? एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ये बेसिकली क्या हो रहा है? वाटर के साथ उसमें क्या होती है? डिसॉल्व मिनरल्स होते हैं। तो लिहाजा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है डिसॉल्व मिनरल्स की कहाँ पे? थ्रू आउट दी प्लांट बॉडी। पूरी प्लांट बॉडी में इसकी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है? बेसिकली ट्रांसपायरेशन की वजह से हो रहा है। ट्रांसपायरेशन ना हो तो ट्रांसपायरेशन पुल ना बने और ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल भी पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह से ये इसकी वजह से क्या होता है? ट्रांसपायरेशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होगा।
और ये वाटर कहाँ जाएगा, डेफिनेटली आपको पता हो कि टुवर्ड्स फोटो सिंथेसाइजिंग सेल्स में। फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स का मतलब क्या होता है कि वो सेल जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है वहाँ पर ये वाटर पहुँच सकेगा। तो लिहाजा ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर भी किसकी वजह से पॉसिबल है, ट्रांसपायरेशन की वजह से पॉसिबल है। इसके बगैर वाटर जो है वो फोटोसिंथेसाइज, यानी आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं एरियल पार्ट में मेनली कहाँ पे, लीव्स तक नहीं पहुँच पाएगा विदाउट ट्रांसपायरेशन। तो ये भी इसकी एक अहम इम्पोर्टेंस है। इसी तरह से देखिए एक और इम्पोर्टेंस आप बताते हो क्या चीज़, कूलिंग इफेक्ट। अब कूलिंग इफेक्ट क्या होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आपको याद हो हमने डिस्कस किया हुआ है, यानी उसमें हम बताते हैं कि एवेपोरेशन ऑफ वाटर जो होता है, या एनिमल ह्यूमन बीइंग में क्या रेफरेंस देते हो आप, पर्सपिरेशन यानी स्वेटिंग का रेफरेंस देते हो। कूलिंग इफेक्ट, तो कूलिंग इफेक्ट इंतहाई अहम है प्लांट्स में। ट्रांसपायरेशन होती है, ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। ख़ास तौर पर जो ये इम्पॉर्टेंट किसके लिए है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, उन एरियाज़ के लिए ख़ास तौर पर इंतहाई अहम है कि ये ट्रांसपायरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। और बड़े हाई टेम्परेचर में प्लांट जो होते हैं ग्रीन होते हैं और सर्वाइव करते हैं और बर्न नहीं होते, तो ये भी ट्रांसपायरेशन की वजह से ही पॉसिबल। अदरवाइज़ क्या होगा, ट्रांसपायरेशन ना हो तो इस तरह से प्लांट जो इतने हाई टेम्परेचर में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इसी तरह से देखें कि अब ये ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या होता है, स्टॉप विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब क्या होता है, मुरझा जाना। अब कहते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन अगर वह बहुत ज़्यादा हो जाए, इफ रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, हाई हो जाए, तो फिर क्या होगा, मच लॉस ऑफ वाटर होगा फ्रॉम द प्लांट, देयर बी मच लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होगा किससे, प्लांट से। तो फिर क्या होगा, लिहाजा हम कहेंगे कि हाई टेम्परेचर पे स्टोमेटा जो होंगे ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, क्लोज। देयरफॉर एट हाई टेम्परेचर पे क्या होगा कि स्टोमेटा जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट क्लोज। स्टोमेटा ये क्या हो जाएंगे, तकरीबन ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएंगे। अब जब क्लोज हो जाएंगे तो फिर इसका नतीजा क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसके रिजल्ट के तौर पर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ये क्या हो जाएगा, इज रिड्यूस्ड, ये भी कम हो जाएगा। और लिहाजा इसकी वजह से क्या होगा, मेन जो इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा किस में नज़र आएगा, ये स्टॉप विल्टिंग स्टॉप हो जाएगी लीव्स में, और किस में, ख़ास तौर पे हर्बिशियस प्लांट्स में। दिस विल स्टॉप विल्टिंग इन लीव्स एंड हर्बेशियस प्लांट्स के बारे में पता होगा आपको, वो प्लांट जिसमें वुडी स्टेम नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स का नाम देते हैं। तो लिहाजा फिर इनमें विल्टिंग भी नहीं होती है। और इस तरह से एक और इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है, गैशियस एक्सचेंज, जो हम शुरू में बता चुके हैं। गैशियस एक्सचेंज के बारे में हमने पहले भी बताया कि जो सरफेस होती है लीफ की, अलाउ करती है the surface of leaf allow exchange of gases
ये फिर इसके ज़रिए क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इजीली होगा। तो ये भी ट्रांसपायरेशन की वजह से ही पॉसिबल है। तो लिहाजा ये हमें क्या नज़र आती है, इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक जो हमारा टॉपिक था ट्रांसपायरेशन का था। तो नेक्स्ट हमने एक छोटा टॉपिक आपके यूएचएस सिलेबस में शामिल है, ज़ीरोफाइट्स के बारे में हमने देखना है कि ज़ीरोफाइट्स क्या है। यानी ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि ऐसे एरियाज़ में पाए जाते हैं, दीज आर दोज प्लांट्स विच आर फाउंड in an area where there is very little supply of water, जहाँ पे बहुत कम वाटर होता है, उन एरियाज़ में ये प्लांट्स आम तौर पर पाए जाते हैं। यानी क्या है ये प्लांट्स फाउंड इन एरियाज, प्लांट जो होते हैं ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं वेयर very little amount of water available। यानी ये वो प्लांट्स हैं जो कि ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत कम मिकदार में वाटर अवेलेबल होता है। जैसे आप रेफरेंस किसका दोगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेफरेंस आपने देना होगा, ख़ास तौर पे हम डेजर्ट प्लांट्स की हवाला देते हैं। डेजर्ट प्लांट्स में आप एग्जांपल कोट करते हो, जैसे कैक्टस वगैरह की एग्जांपल आप कोट करते हो, यानी ओपनशिया वगैरह की, ये आपके सामने क्या आ जाती है, इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं डेजर्ट प्लांट्स के हवाले से। इस तरह से एलोवेरा का रेफरेंस आप देते हो। तो ये क्या है, डेजर्ट प्लांट्स कहलाते हैं। इन प्लांट्स के बारे में आपको मालूम हो कि इनको किस किस्म की कंडीशन का सामना करना पड़ता है। होम्योस्टेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपको मालूम हो कि दीज प्लांट्स फेस सिवियर हाइपरटोनिक कंडीशन, दीज प्लांट्स फेस severe hypertonic conditions, बहुत ज़्यादा इनको डेफिशिएंसी ऑफ वाटर का सामना करना पड़ता है। सो हम कह सकते हैं कि क्या फेस करते हैं, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन कंडीशन। सो फेस एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन कंडीशंस, किस किस्म की कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, यानी डिहाइड्रेशन, पानी की कमी का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये हाइपोटोनिक कंडीशन में पाए जाते हैं। तो लिहाजा इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ज़ीरोफाइट्स का नाम देंगे। ये जो हाइपोटोनिक कंडीशन में पाया जाना है, ये बेसिकली क्या है इसका, कि आप जब पढ़ते हो ना होम्योस्टेसिस, तो होम्योस्टेसिस में यही देखते हो कि ऑस्मोरेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हो। कि ऑस्मोरेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ते हो, क्या चीज़ पढ़ते हो, हाइड्रोफाइट्स भी पढ़ते हो, इसमें हेलोफाइट्स भी पढ़ते हो, मीजोफाइट्स भी पढ़ते हो, और इसी तरह से ये क्या आ जाते हैं, ज़ीरोफाइट्स आ जाते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपने क्या बताना होगा, इसमें आपको एडॉप्टेशंस किस किस्म की मिलेंगी। एडॉप्टेशंस का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये किसके लिए एडॉप्टेशंस होती है, मेनली टू रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ये किसकी वजह से, ड्यू टू, अब आपको बताना है। जैसे हम सबसे पहला रेफरेंस दे रहे हैं किस चीज़ का, नैरो लीव्स का। नैरो लीव्स का क्या मतलब है, नैरो लीव्स का मतलब जैसे आप क्या कहते हो, नीडल शेप लीव्स होते हैं, इसको हम क्या कहेंगे,
नैरो लीव्स का नाम देंगे। ये क्या होगा इसमें, ये मेन चीज़ इसमें आपको क्या चीज़ नज़र क्या इसमें आपको मेन ऑब्जेक्ट नज़र आएगा इसमें, रिड्यूस सरफेस एरिया, रिड्यूस सरफेस एरिया, रिड्यूस्ड सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी रिड्यूस सरफेस एरिया किसके प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आपको होगा। किस वजह से लीव्स क्या होते हैं, इसमें नैरो लीव्स होते हैं, यानी नीडल शेप लीव्स होते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, एडॉप्टेशन है प्लांट्स में। हम बता रहे हैं कि टू रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के लिए ख़ास तौर पे। तो अब इसमें मज़ीद देखिए कि बाज़ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसमें लीव्स जो है दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, modifications of leaves into what spines में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आप अभी एग्जांपल दे रहे थे कैक्टस की, पंछिया वगैरह की एग्जांपल दे रहे थे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे प्लांट बॉडी शो करते हैं, थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर। ये इससे तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। ये क्या है आपके सामने, व्हाट इज़ दिस, ये कैक्टस की एग्जांपल आपके सामने। इसमें ये देखें, ये जो हम शो कर रहे हैं क्या है इसके, ये मॉडिफाइड लीव्स है। देखने में क्या नज़र आता है आपको, ये लीफ नज़र आता है, ये लीफ नहीं होता, ये एक्चुअली इसका क्या है, स्टेम है। और ये इसके जो थे ये बिल्कुल स्पाइंस की तरह इसके ये क्या है, इसके लीव्स होते हैं, दीज आर व्हाट लीव्स। तो ये चीज़ हम बता रहे हैं कि इसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है लीव्स की इनटू द स्पाइंस, ये स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं इसके लीव्स। और इसी तरह से इसमें बच्चों एक और अहम चीज़ आपको मालूम हो कि इनमें स्टोमेटा के लिए भी आपको रेफरेंस देना है कि इसके जो स्टोमेटा है उसके लिए हम क्या बताते हैं, सनकिन स्टोमेटा। क्या मतलब होता है सनकिन स्टोमेटा का? मतलब ये होता है कि जो स्टोमेटा होंगे किस में होंगे, इन डिप्रेशन, स्टोमेटा इन डिप्रेशंस में होते हैं स्टोमेटा ख़ास तौर पे। और इंटरेस्टिंग बात ये होती है इसमें कि आम रूटीन में हम क्या पढ़ते हैं, डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं, रात को क्या होते हैं, बंद होते हैं। यहाँ पे हमें सिचुएशन ज़रा डिफरेंट नज़र आती है। यानी स्टोमेटा जो होंगे ये क्लोज होते हैं कब, इन डे टाइम, और ओपन कब होंगे, एट नाइट। ये भी इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है। सनकिन स्टोमेटा का क्या मतलब होता है, डिप्रेशन में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर ये हम शो करते हैं यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि क्या है, ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस आपको नज़र आ रही है। ये इस तरह से स्ट्रेट सरफेस नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि इसमें यूँ डिप्रेशन होते हैं। अब ये डिप्रेशन किस तरह से, ये देखिए ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ये एपिडर्मल सेल्स हैं। यहाँ पे ये इस तरह से ये आपको एपिडर्मल सेल्स का ही डिप्रेशन नज़र आ रहा है, ये डिप्रेशन नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या मौजूद है, ये गार्ड सेल मौजूद है, तो यहाँ पे स्टोमेटा है। ओके, यहाँ पे क्या होगा इसका, ये व्हाट आर दीज आर मेसोफिल सेल्स से फॉर एग्जांपल। ये इसकी क्या, हम पूरी डायग्राम नहीं बना रहे, सिर्फ बताने के लिए कि ये एयर स्पेसिस है। यहाँ पे वाटर वेपर्स बनेंगे, वाटर वेपर स्टोमेटा के थ्रू जब यहाँ पर आएंगे तो ये डिप्रेशन में चूँकि स्टोमेटा है तो यहाँ पर वाटर वेपर्स आकर रुक जाएंगे। यहाँ से तो बेशक ड्राई हो, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, यहाँ से तो एवेपोरेशन होगी, वाटर जो होगा सरफेस से रिमूव होगा, ह्यूमिडिटी की जो होगी रिमूव हो जाएगी। लेकिन इन डिप्रेशन में क्या होगा, वाटर वेपर मौजूद होंगे। जब वाटर वेपर मौजूद होंगे डिप्रेशंस में तो लिहाजा यहाँ से क्या कंसंट्रेशन डिफरेंस बिल्टअप नहीं होगा। जब कंसंट्रेशन डिफरेंस बिल्टअप नहीं होगा तो ट्रांसपायरेशन रेट भी कम हो जाएगा। तो लिहाजा ये एक एडॉप्टेशन है कि इसमें सनकिन स्टोमेटा होती हैं, यानी डिप्रेशंस में होते हैं, स्टोमेटा इन डिप्रेशंस में होते हैं। तो लिहाजा इससे क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी एक अहम एडॉप्टेशन है किन में, इन प्लांट्स में। इसमें आप रेफरेंस दे सकते हो किसका, ये कैक्टस वगैरह की एग्जांपल इसमें आप दे सकते हो, या इस तरह से और जो दूसरे डेजर्ट प्लांट्स हैं उनका रेफरेंस आप इसमें दे सकते हैं। तो इसमें एक और अहम चीज़ ये होती है कि अगर लीफ हो तो लीफ पे फिर एक और हमें चीज़ नज़र आती है एडॉप्टेशन में, हमने बताना है क्यूटिकल, यानी थिक क्यूटिकल के बारे में बताना है। थिक क्यूटिकल
क्यूटिकल के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है बेसिकली, क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ व्हाट, क्यूटिन। क्यूटिन बेसिकली क्या होता है, वैक्स लाइक मटेरियल होता है। ये क्या होता है बेसिकली, याद रखिएगा, ये वैक्सी मटेरियल होता है और साथ साथ ये आप कह सकते हो ये लेदरी मटेरियल होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि थिक क्यूटिकल की वजह से विच इज़ इम्परमिएबल टू वाटर, यानी आप फुली तो नहीं कह सकते, लेकिन थिक होने की वजह से क्या होता है कि इसमें से मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक एडॉप्टेशन है इसमें। फिर इसी तरह से देखें कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ड्राई कंडीशन में क्या करते हैं, अपने लीव शेड कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप कैक्टाई की एग्जांपल देते हो ना, कैक्टस का प्लूरल क्या होगा, कैक्टाई। इनमें क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं ये क्या करते हैं, शेड देयर लीव्स, ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं, शेड देयर लीव्स इन ड्राई कंडीशंस। तो ड्राई कंडीशंस में ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो क्या फ़ायदा होता है कि इसका फ़ायदा क्या होगा, टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांसपायरेशन को तो कंट्रोल कर लिया इन्होंने लीफ शेड करके, तो फिर फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगी। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे इनका जो स्टेम होता है ये फिर क्या होता है, फोटो सिंथेटिक होता है। इससे फोटोसिंथेसिस किसके ज़रिए होगी, स्टेम के ज़रिए। यहाँ पे देखिए ना, ये जो इसका ग्रीन कलर का ये क्या होता है, इसका स्टेम होता है, और ये स्पाइनी क्या होते हैं, इसके लीव्स होते हैं। तो लिहाजा स्टेम जो होता है फिर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। तो इस तरह से स्टेम इनका फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के तौर पर काम करता है। इसी तरह से इन प्लांट्स के बारे में हम एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ व्हाट, सकुलेंट प्लांट्स। सकुलेंट प्लांट्स की ये क्यों कहलाते हैं कि रेनी सीजन जब आता है क्या करते हैं, इन रेनी सीजन जब बारिशों का मौसम आता है तो इनका स्टेम क्या करेगा बच्चों, कि स्टेम जो होता है स्टोर कर लेता है किस चीज़ को, वाटर को। स्टेम स्टोर वाटर, ये वाटर किस लिए स्टोर करता है कि ताकि उसको यूज़ कर सके किस में, ड्राई कंडीशन में, फॉर यूज इन ड्राई कंडीशंस। ड्राई कंडीशंस में फिर इसको ये यूज़ कर सके। तो लिहाजा ये इनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये अपने अंदर वाटर को स्टोर करने की सलाहियत भी रखते हैं। तो बच्चों ये हमने किसके बारे में बताया, ये ज़ीरोफाइट्स के बारे में आपको क्लियर हो, क्योंकि ये भी UHS सिलेबस में एक टॉपिक के तौर पर ऐड हुआ है। तो इसको हमने लाजमी इसके जो फीचर्स हैं हमें क्लियर होने चाहिए। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था ये यहाँ तक था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, और उसके बाद कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन विद रेफरेंस टू, उसमें हमने ये भी बताया कि नेसेसरी इवल इसको क्यों कहते हैं, और फिर उसके बाद ये ज़ीरोफाइट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।